आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 भारतीय संविधान सिविक्स। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सेटेड जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करता है और इसलिए एक बार चैप्टर वाइज डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी आता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो भारतीय संविधान क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। मतलब कहने का इसका ये है कि जैसे कि अगर हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, या तो फुटबॉल खेल रहे हैं या तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसका एक नियम होता है। अगर वो नियम को फॉलो नहीं किया जाए तो वो खेल खेल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि फुटबॉल का एक नियम है ये कि गोल कीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो इसे फॉल या गलत माना जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल के हाथों से लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाता है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हर एक खेल का एक एक नियम होता है, और अगर उस नियम को फॉलो नहीं किया जाए तो फिर वो खेल खेल ही नहीं है ना। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि संविधान भी जो होता है ना, एक तरह का रूल्स होता है, एक तरह का नियम होता है, जिसको जो है हर कंट्री में जो है, और हर कंट्री के जितना यानी हर कंट्री में जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमारा इंडिया जो है, ठीक है, इसका अपना संविधान है, और संविधान जो होता है एक तरह का रूल्स होता है। ठीक है, एक रूल्स होता है जिसको जो हर नागरिक को जो रहता है फॉलो करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक जो है समझाया गया है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देखिए। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे 1934 में यानी 1934 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर दूसरा देखिए, अधिकृत नीति में शामिल किया कि भारतीय को लेकर अब बनने वाले एक स्वतंत्र संविधान सभा को ये मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो बोलिएगा दिसंबर 1946 में हुआ था। दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के बीच में संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नई संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, और 150 साल के अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों के पास क्या हुआ, एक अपना संविधान रहा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम देखें तो अभी अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर कंट्री की बात करें, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में देखें तो जितने भी कंट्री हैं, जापान हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है, फिर चाइना हो गया, तो इसके पास अपना संविधान है। ठीक है, तो यानी जितने भी लोकतांत्रिक देश के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा। मतलब जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, उसके पास अपना संविधान ज़रूर होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन देशों के पास अपना संविधान होते हैं वो सभी लोकतांत्रिक देश होंगे। लेकिन ये भी देख लीजिए, अगर संविधान है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि वो जो है आपका लोकतांत्रिक देश है। कहने का मतलब है दोनों चीज़ को कह रहा, जितने भी लोकतांत्रिक देश, मतलब जितने भी आपका कंट्री है, ठीक है, यानी सभी लोकतांत्रिक देश, जितने भी आपका लोकतांत्रिक देश है उनके पास अब इतना संविधान है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो जो है लोकतांत्रिक देश है। समझ में आ गया, मतलब कि संविधान होने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो कंट्री जो है लोकतांत्रिक देश है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो संविधान की उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। देश के भीतर आमतौर पर कोई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मुद्दे पर एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिनको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की अब तो ये तो समझ में आ गया, जैसे हमारा कंट्री जो है एक लोकतांत्रिक देश है, इनका अपना संविधान है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग इस संविधान को फॉलो करते, कुछ लोग पे ये फॉलो नहीं होता है। जैसे कि अगर हम देखें तो राइट टू इक्वालिटी, तो यहाँ पे जितने भी हमारे कंट्री इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, तो उन हर लोगों पे जो है ये चीज़ को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, इसलिए तो कहते हैं ना कि कानून के आगे सभी लोग इक्वल हैं। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या हुआ कि सभी लोग यहाँ पे इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान को जो है हर लोगों पे वो मतलब लागू होता है।
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे इसके जरिए वो ना केवल ये तय करते कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साजिश समझ विकसित करते कि जिनकी हमारे पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि हमारा इंडिया जो है, इसमें हम लोग पीएम जो है नरेंद्र मोदी को बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को लेके गए कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, ठीक है ना। यानी इस कहने का मतलब ये हुआ कि केवल ये तय करते कि सरकार किस तरह की होगी, बल्कि उन आदर्शों को भी, मतलब हम लोग वो पीएम आपका नरेंद्र मोदी वो अपने आप जो है पीएम नहीं बन गया, उसको हम लोग चुने हैं, हम लोग चुने हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक मतलब होता ही है ना, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक मतलब हुआ, लोकतांत्रिक मतलब तो यही हुआ ना कि हम लोग लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों से ही बनाया गया जो सरकार होता है उसको हम लोग लोकतांत्रिक देश कहते हैं, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर वो सरकार बना रहा है तो ये जो है हम लोग केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी, मतलब हम लोग तय करेंगे। हम लोग आपका नरेंद्र मोदी को चुने, वो खुद नहीं बन गया, ठीक है। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग क्यों नहीं राहुल गांधी को चुने, तो ये हम लोग डिसाइड किए, हमारे कंट्री के नागरिक लोग डिसाइड किए कि हमारा जो है सरकार कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए कि नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में इस संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई थी और यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल जो है कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया और नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किया और इस समझौते में आम लोगों ने को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल जो है लोकतंत्र बन गया। मतलब आप समझ गए होंगे कि 1990 में क्या हुआ था। 1990 में क्या हुआ था कि एक लंबा संघर्ष के बाद जो है ये तो लोकतंत्र बन गया था, लेकिन 2002 में क्या हुआ था, ये जो राजा ज्ञानेंद्र था वो सरकार के जो नियम कानून था यानी जो भी उसका काम था उसको उस पर वो आलोचना करके जो है बहुत जितने भी उसकी बागडोर था उसको अपने हाथ में ले लिया था, ठीक है। लेकिन लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं भाई ये तो राजतंत्र हो जाएगा, इसमें पूरी तरीके से हमें मतलब कि हम लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तब फिर 2008 में जो है यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2008 में ये राजतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया था और फिर से लोकतंत्र बन गया था। तो 2006 से लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्र में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेपाल की बात है, नेपाल का ये बात है, ठीक है। तो इन बातों का ये मतलब है कि ये समझाने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल ने ताज़ा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर ने बताया कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूर दी है। सवाल ये उठता है कि नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नई संविधान क्यों ज़रूरत पड़ी। इसका ये कारण है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था। अब आपको पता है ना, दो तरह का होता है, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। राजतंत्र में क्या होता है, इसमें जो बागडोर होता है वो राजा के हाथ में होता है। यहाँ पे लोगों का कोई नहीं चलेगा। जैसे कि अभी किसी को फांसी का सज़ा मिल जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं होता है, वो अगर जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है, ये होता है। तो वहाँ राजा का शासन था। 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते रहे और इस संघर्ष के पास जो है 2006 में जो है राजा की सत्ता को खत्म कर दिया गया और यहाँ पे फिर लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे, ठीक है। यानी यहाँ पे राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र बन गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब जो है आपका राजतंत्र हुआ था, कब लोकतंत्र हुआ था, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से फुटबॉल के खेल में नियम बदलते खेल बदल जाता है, उसी तरह से नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन में। अब देखिए, लोकतंत्र जब था, राजतंत्र जब था, तो उसका नियम कानून कुछ और था। अब जैसे ही यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन हो गया, तो उसका नियम कानून कुछ और रहेगा। तो उसका नियम कानून जो बना, ठीक है, उसी को तो संविधान कहा गया है। तो यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा, नया संविधान कब अपनाया गया था? नेपाल में 2015 में था। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया है कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी, और जिन देशों ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी, वहाँ निर्णय प्रक्रिया के नियम करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में हमें अपने नेता खुद चुनते हैं कि ताकि हमारी ओर से सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह के व्यक्तियों को बचाव का उपाय संविधान में मिलता है। अब देखिए, ये बोला जा रहा है हर चीज़ लोगों पे तो फॉलो करता है हमारा संविधान, साथ में और जैसे कि अगर हम लोग सरकार चुनते हैं, तो ऑब्वियसली सरकार भी जो है कुछ उस सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। तो उनका भी नियम कानून जो है इन संविधान में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी ऊपर पोजीशन में बैठे हुए, जैसे कि सीएम हो गया, पीएम हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, तो वो अपनी सत्ता का जो है दुरुपयोग नहीं करे, तो उनका भी जो नियम कानून जो है ये हमारे संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता का दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो ये चीज़ को तो आपको समझ में आ गया कि जैसे कि हमारे नागरिकों पे का भी अच्छी तरीके से कंट्री को चलाने के लिए हर एक नागरिक पे जो है कुछ नियम और कानून लगाया गया है। जैसे कि अगर आपको बोला जा रहा कि भाई आपको जो है रोड क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, बिना हेलमेट पहने, तो ये जो है हमारा रूल्स बन गया, तो इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, सारे नागरिक को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही जितने भी आपके पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो वो अपने पावर का गलत उपयोग ना करे, उसके लिए भी रूल्स नियम कानून है। ठीक है, ऐसे ही जो है जितने भी राजनेता लोग हैं, वो भी अपना सत्ता का जो है गलत उपयोग ना करे, उसके लिए भी नियम कानून है। तो ये सभी चीज़ जो है हमें संविधान में देखने को मिलता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, बस इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। इस तरह के अस्वस्थ हालत जो है लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार ऐसी फैसले लागू करता है जिनमें अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसे कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है कि बहुमत की निर्दोषता का खतरा हर समाज में। अब जैसे कि कहने का मतलब ये है ना कि जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो वो, और जिसकी मेजोरिटी कम है, तो वो क्या करेगा, उस पर अपना दबाव बना के रखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हिंदू बहुत लोग हैं, मुस्लिम ज़्यादा है, ठीक है, तो हिंदू चाहे तो इसको दबा के रख सकता है, लेकिन हमारा जो कंट्री ये लोकतांत्रिक कंट्री है, ठीक है, देश है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए भी नियम कानून है हमारा, ठीक है, तो इसलिए ये इसको दबा के नहीं रख सकता है। ठीक है, ये इसको दबा के नहीं रख सकता है, कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या है कि ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, जिसे हम लोग अंतर समुदाय कहते हैं, यानी एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, उसको हम लोग इंटर कम्युनिटी कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं। जैसे कि अगर मुस्लिम जो है, जो अपर क्लास के मुस्लिम हैं, जो बहुत ही अमीर है, वो गरीब जो मुस्लिम होते हैं उनको दबा के रखेंगे, तो वो इंटर कम्युनिटी हो गया। और अगर मुस्लिम जो अगर हिंदू जो है, अगर ये मुस्लिम को दबा के रख रहे हैं, तो वो इंटर कम्युनिटी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ को भी याद रखिएगा, इंटर कम्युनिटी और इंटर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। तो अब ये जो है इन्हें दबा के नहीं रख सकते हैं। तो ये जो भी है ना नियम कानून, ये भी हमारे संविधान में दिया गया है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है, इसलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। इस भावना में बह कर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरीके से उन्माद से बचाता है। ये ऐसी प्रावधानों को आसानी से
पलटने नहीं देता, जिनके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और उनका स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान मुख्य लक्षण क्या है। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्र आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। स्वतंत्र संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार था कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों का मानना पड़ता था वो उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए और उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद ये तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसा किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो। तो ये काम जो है किसी एक आदमी के वश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई थी संविधान सभा के सदस्य थे। तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें 300 लोग थे। ठीक है, तो संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपयुक्त चित्र के मध्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। क्या इंपॉर्टेंट है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, उसमें पूरे 300 लोग जो है 300 मेंबर थे। ठीक है, तो संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी हिस्सेदारी थी और हमारा देश में कई समुदाय थे उनकी ना तो इतना देख लिए हम लोग। तो देख सकते हैं कि चैप्टर जो है इसमें हमारा सिविक्स हिस्ट्री क्लास 8 का काफ़ी लंबा चैप्टर है और उसमें से कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए निकलता है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें एक बार चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पे पढ़ने के बाद हमें तो समझ में आ गया भाई कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यहाँ पर देखते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का, ये तो आपको पता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर है ना। और जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को जो रिजर्वेशन मिला ये इन्हीं के कारण मिला है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा देखिए कि लोकतांत्रिक समाज बनने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह से हल किया। संघवाद, जिसका मतलब फेडरलिज्म होता है, इसका मतलब होता है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो कितने स्तर का सरकार है ये पूछा जाता है, तो 3 स्तर का सरकार होता है। क्या क्या होता है, तो एक स्थानीय होता है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने स्तर का सरकार होता है। संघवाद मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे संघवाद मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्तर के सरकार को हम लोग संघवाद कहते हैं। तो कितने स्तर का सरकार है, 3 स्तरीय सरकार होता है। एक स्थानीय स्तर होता है, एक राज्य स्तर होता है और एक केंद्र स्तर होता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी केंद्र स्तर पे है, राज्य स्तर पे CM बैठा हुआ है, पंचायती राज्य व्यवस्था आपका जो हो गया ये आपका स्थानीय स्तर पे आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस चीज़ से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हैं। फिर आपका संसदीय शासन पद्धति मतलब क्या होता है, तो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधित्व का चुनाव लोग खुद करते हैं, है ना। और कक्षा 7 की किताब में के शुरू में कांता की कहानी दी गई थी जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी है। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। जैसे कि हम लोग देखें कि पंचायत में भी आपका चुनाव होता है, ठीक है, और क्या कहते हैं CM बनने के लिए भी चुनाव होता है, PM बनने के लिए भी चुनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चुनाव और वोट के अनुसार ही जो है हम सरकार बनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग संसदीय शासन पद्धति कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, तो उन्हें लगा कि स्वतंत्र संघर्ष ने भारतीय जनता के वयस्क मताधिकारों का प्रयोग करने के लिए योग बना दिया है। अब यहाँ पे भी कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही है ना, कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था ना कि औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर जो काले रंग के थे, साउथ अफ्रीका में जो काले रंग के थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो ऐसा नहीं है,
यहाँ पे हर कोई जो है वोट दे सकता है। शक्तियों का बंटवारा मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सरकार के 3 अंग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करते हैं। याद रखिएगा, कार्यपालिका कानून लागू कर रहा है। न्यायपालिका की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में हम इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार को किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। ये सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती है। शक्तियों की मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों अंग है, इन तीनों अंगों का जो है कार्य अलग अलग है और कोई किसी पे हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये को याद रखिएगा, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और तीनों का शक्ति अलग अलग है। इसी को ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ ये यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते। जब संविधान सभा यहाँ पे देख लीजिए, जब संविधान सभा ने सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी थी तो सभा के सदस्य A.K. आयर ने कहा था कि ये कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी व्यवस्था और घातक और इस विश्वास पर आधारित थे कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लगेगी। ये आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। ऑस्टिन जी 1966 में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस